नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराज फाइल। आपके साथ मैं हूं हर्ष भारद्वाज। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों शनि शिंगणापुर मंदिर ने 114 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। बताएंगे आपको निकाय चुनाव से पहले कैसे बदल रहे हैं महाराष्ट्र के सियासी समीकरण। संजय राउत ने क्या किया बड़ा खुलासा, महाराष्ट्र में कैसे सामने आई नई सोनम। बताएंगे आपको मंत्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या लिया बड़ा फैसला। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइन पर। नॉन हिंदू के एंट्री पर बैन, महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर मंदिर ने 114 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। निकाय चुनाव से पहले बदल रहे महाराष्ट्र के सियासी समीकरण, शरद पवार नए गठबंधन के लिए तैयार। संजय राउत का बड़ा खुलासा, कहा मुझे सब पता है, राज ठाकरे और सीएम फडणवीस के बीच क्या बात हुई। महाराष्ट्र में भी सामने आई नई सोनम, पति की हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर घर में दफनाया, घटना से मचा हड़कंप। कैबिनेट मंत्रियों को फिलहाल नहीं मिलेगा आईपैड, महाराष्ट्र सरकार ने टेंडर किया रद्द। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में शनि शिंगणापुर मंदिर है। इस मंदिर के ट्रस्ट ने हाल ही में 167 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ट्रस्ट ने कहा कि यह कार्रवाई अनुशासनात्मक कारणों से की गई है। मंदिर के सूत्रों के मुताबिक निकाले गए कर्मचारियों में से 114 यानी 68% मुस्लिम हैं। श्री शनिश्चर देवस्थान ट्रस्ट ने कर्मचारियों को निकालने का कारण काम में लापरवाही और लंबी अनुपस्थिति को बताया है। हालांकि ट्रस्ट ने कोई खास वजह नहीं बताई है। जिन कर्मचारियों को निकाला गया है वो 2 से 10 साल से काम कर रहे थे। उन्होंने 8 जून और 13 जून को 2 चरणों में निकाल दिया गया उन्हें। सकल हिंदू समाज नामक एक संगठन ने 14 जून को मंदिर में काम करने वाले गैर हिंदुओं को हालांकि हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन की धमकी दी थी। यह विरोध मई में वायरल हुआ एक वीडियो के बाद सामने आया। वीडियो में एक व्यक्ति जो हिंदू नहीं बताया जा रहा था, मंदिर में पेंटिंग का काम कर रहा था। देवस्थान के सीईओ गोरक्षनाथ दरदले ने कर्मचारियों को निकालने को सही ठहराया और भेदभाव से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। निकाले गए लोग अलग अलग धर्मों के हैं। ये कार्रवाई पूरी तरह से अनुशासनात्मक थी। देवस्थान में 2000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कई लोग काम पर नहीं आते हैं। देवस्थान ने उनका वेतन रोक दिया था और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये पहली खेप है जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। देवस्थान के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निकाले गए कर्मचारी मंदिर ट्रस्ट के कृषि, कचरा प्रबंधन और शिक्षा विभागों में काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कर्मचारी 5 महीने से काम से अनुपस्थित थे। इसका मतलब है कि वो बिना बताए लंबे समय से गायब थे। आचार्य तुषार भोसले ने कहा कि शनि शिंगणापुर मंदिर में मुस्लिम कर्मचारियों की नियुक्ति के विरोध में हिंदू समाज ने भव्य मोर्चा निकाला था। इस मोर्चा का दबाव इतना प्रभावी रहा कि मंदिर प्रशासन को झुकना पड़ा। आचार्य तुषार भोसले ने घोषणा की कि मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जाएगा। ये सकल हिंदू समाज की एकता की जीत है। मैं देश भर के सभी शनि भक्तों और हिंदू समाज का अभिनंदन करता हूं, जिनके एकजुट प्रयासों से संभव हो रहा है। मोर्चे की सफलता ने यह साबित कर दिया कि समाज के संगठित प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। भोसले ने कहा कि यह आंदोलन न केवल मंदिर की परंपराओं की रक्षा के लिए था, बल्कि ये हिंदू समाज की एकता और ताकत का प्रतीक भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज के एकजुट होने से कोई भी गलत निर्णय बदला जा सकता है। उन्होंने समाज से अपील की कि वो भविष्य में भी एकजुट रहे ताकि ऐसी परिस्थितियों में सही निर्णय लिया जा सके। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदल रहे हैं। शरद पवार ने मुंबई में पत्रकारों से कहा कि वो बीजेपी को छोड़ किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वह अजीत पवार या एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार होते हैं तो क्या आगे आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन का क्या होगा ये भी सवाल है और दोनों गठबंधन में शामिल दल क्या फैसला करेंगे। महाराष्ट्र में महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। मुंबई में आमतौर पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता था। इस बार शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे मनसे के साथ मिलकर स्थानीय चुनाव लड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक होने की खबरें लंबे समय से चल रही है। चुनाव से पहले अगर उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो उद्धव गुट को मजबूती मिलेगी। हालांकि महाविकास आघाड़ी में इससे दरार पड़ सकती है। शरद पवार ने कहा कि वो बीजेपी के अलावा किसी भी दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। ऐसे में वो एनसीपी अजीत गुट के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। ऐसा होने पर महायुति में भी दरार पड़ सकती है। हालांकि इसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं। शरद पवार के पास दूसरा विकल्प अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने का भी है।
मुंबई में एनसीपी की पकड़ ज्यादा मजबूत नहीं है, ऐसे में वो अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। महाराष्ट्र में इस गठबंधन का प्रदर्शन भी शानदार था। इसके बाद विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन भी बिखर रहा था। आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और टीएमसी की राहें भी अलग हो चुकी है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी भी टूट सकती है। इस स्थिति में शरद पवार और उद्धव ठाकरे स्थानीय दलों के साथ गठबंधन कर अपनी जमीन बचा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस को अपना खोया हुआ जन समर्थन हासिल करना होगा। वहीं विधानसभा चुनाव में महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया था और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री भी राज्य में है। इस गठबंधन में सब ठीक नजर आ रहा है। अब तक किसी ने भी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने की बात तो नहीं कही है। गठबंधन से अलग होने पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार को ही ज्यादा नुकसान होगा। इसी वजह से पूरी संभावना नजर आ रही है कि महायुति के दल 7 निकाय चुनाव लड़ेंगे। वहीं महाविकास आघाड़ी के दल अलग अलग चुनावी मैदान में उतर सकते। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी। अब इस मुलाकात को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया है। महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं, जिससे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। खासकर मुंबई महानगरपालिका चुनाव के मद्देनजर ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या मन से प्रमुख राज ठाकरे उद्धव ठाकरे फिर से एक साथ आएंगे। इस बीच राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की हुई गुप्त बैठक से कयास लगाए जा रहे हैं कि मन से शिवसेना यूबीटी युति में दरार आ सकती है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के रोक-ठोक कॉलम में संजय राउत ने दावा किया है कि उन्हें राज फडणवीस की बैठक में क्या चर्चा हुई इसकी पूरी जानकारी है। उन्होंने लिखा कि यह बैठक गुरुवार सुबह बांद्रा के ताज होटल में हुई। चर्चा मराठी लोगों के भविष्य को लेकर हुई होगी, लेकिन ये एक तरफा रही होगी। ये बात संजय राउत कहते हुए नजर आए हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस सभी नेताओं को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में हर पार्टी उनके ताल पर चल रही है। राज्य में इस समय सिर्फ दारी का खेल हो रहा है। संजय राउत ने आरोप लगाया बीते 4 सालों से मुंबई महानगरपालिका पर प्रशासक का शासन है और इस दौरान कमीशनबाजी से 34,000 करोड़ रुपए का कमाए गए हैं। इस पैसे में कितना हिस्सा फडणवीस और कितना मुख्यमंत्री शिंदे को गया, ये जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुंबई को इस दौरान जमकर लूटा गया। देश में हर घंटे करीब 175 करोड़ रुपए का काला धन पैदा होता है, जिसमें मुंबई का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में नासिक जिले के सुरगाणा तालुका में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मालगोंदा गांव में एक पत्नी ने अपने पति की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर घर में ही दफना दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी है। घटना इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद दिलाती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक का नाम यशवंत मोहन ठाकरे है। वो मालगोंदा सुरगाणा का रहने वाला है। उसकी पत्नी ने ही उसकी जान ले ली। यशवंत के माता पिता ने अपनी बहू से बेटे के बारे में पूछा। उनका बेटा 2 महीने से गुजरात में मजदूरी करने गया था और लौटा नहीं था। बहू ने उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया। इसके बाद बहू खुद गुजरात के बिलीमोरा चली गई। इससे परिवार को शक हुआ। यशवंत के वापस ना आने पर उन्होंने और पूछताछ करने की कोशिश की। बहू कुछ भी नहीं बता रही थी, कुछ पता नहीं चला। आखिरकार यशवंत के भाई की पत्नी प्रभा उनसे मिलने आई। उसे कुछ अजीब लगा। उसने ये बात अपने पति को बताई। इसके बाद ये मामला सामने आया। पुलिस ने मामले की छानबीन की। उन्हें यशवंत का शव घर के सोख्ता गड्ढे में मिला। पुलिस ने बोरी में भरे शव के टुकड़े बरामद किए। पुलिस ने बताया कि उनका शव घर के सोख्ता गड्ढे में मिला। सुरगाणा पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। कुछ समय पहले सोनम रघुवंशी नाम की महिला ने हनीमून पर जाकर अपने प्रेमी की मदद से अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोनम की क्रूरता की घटना अभी ताजा ही थी कि नासिक से यह घटना सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। पुलिस से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला ने किस वजह से अपने पति की हत्या की। कैबिनेट मंत्रियों के लिए 50 आईपैड खरीदने का मामला फिलहाल खटाई में पड़ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने खरीदी टेंडर प्रक्रिया ही रद्द कर दी। इसके पीछे कारण बताया गया है कि जिस कंपनी के साथ सरकार ने आईपैड खरीदने के लिए करार किया था, वह कंपनी तय समय के अंदर आईपैड की आपूर्ति नहीं कर सकी। दरअसल राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 4 जून 2025 को एप्पल ब्रांड के 50 आईपैड सहित एसेसरीज सहित खरीदने के लिए रेडियस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ठेका दिया था। करार के मुताबिक कंपनी को 1 सप्ताह के अंदर 50 एप्पल आईपैड की आपूर्ति करनी थी। कंपनी ने 6 जून 2025 को ईमेल के माध्यम से विभाग को सूचित किया कि उसके लिए 1 सप्ताह में आईपैड उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
क्योंकि सरकार ई कैबिनेट प्रणाली को तत्काल लागू करना चाहती है। ऐसे में आईपैड तुरंत उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में रेडियस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए आपूर्ति करार को रद्द कर दिया। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग आईपैड खरीदने के बाबत बीते 4 जून को सरकारी आदेश जारी किया था। सरकार 50 आईपैड खरीद रही थी। एक आईपैड की कीमत 1,65,843 रुपए तय किया गया। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करने के लिए बजट का प्रावधान भी किया। करार के मुताबिक कंपनी आईपैड के साथ साथ एसेसरीज में मैजिक की बोर्ड, एप्पल पेंसिल, एप्पल कवर, एडाप्टर और केबल शामिल है। आपूर्तिकर्ता को 1 सप्ताह के अंदर आईपैड उपलब्ध कराने और सभी हार्डवेयर नए और ब्रांडेड होने की शर्त रखी गई थी। महाराष्ट्र की महायुति सरकार राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने जा रही है ताकि कागज का कम से कम उपयोग हो। साथ ही मंत्री भी हमेशा अपडेट रह सके। सरकार का मानना है कि ई कैबिनेट प्रणाली से कैबिनेट बैठकों की योजना बनाना, संदर्भ ढूंढना, निर्णयों को लागू करना और तदनुसार प्रक्रिया को निगरानी करना आसान हो जाएगा। बैठक के दौरान उठाए गए अतिरिक्त विषयों को भी इस नई प्रणाली में शामिल किया जा सकेगा। दस्तावेजों को वितरित करने की जल्दबाजी के बिना ई कैबिनेट प्रणाली बैठक के एजेंडे और संबंधित दस्तावेजों को मंत्रियों के आईपैड पर एक ही क्लिक पर उपलब्ध करा देगी। मंत्रियों को उपलब्ध कराए गए आईपैड केवल ई कैबिनेट तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि इनका उपयोग ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से कहीं से भी मामलों पर निर्णय लेने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डैशबोर्ड पर योजनाओं की प्रगति पर नजर रखने और सरकार जिस तरीके से काम करेगी उसको भी अपडेट करेगा। ई कैबिनेट प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी DIT की तरफ से विशेष इंजीनियर नियुक्त किए जाएंगे जो मंत्रियों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में आज के लिए बस इतना ही। महाराष्ट्र की खबरों से कल फिर आपको रूबरू करवाएंगे। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।